हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क 2024 के रीजनिंग के सेशन की अगली क्लास है, जिसमें कि हमने डिस्कस करने हैं आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो उम्मीद है कि आप सब तैयार हैं आज के सेशन के लिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा ऑनलाइन लाइव बैच नंबर 2, एक बैच ऑलरेडी हमारा सक्सेसफुली चल रहा है और एक और बैच हमने स्टार्ट किया है जिसमें कि हम कवर करेंगे 230 प्लस ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस। ठीक है, आपको लाइव सेशंस में मिलेंगे और वो बाद में रिकॉर्ड होके भी आपको मिलेंगे। ठीक है, और सिलेबस जो हम करेंगे वो कंप्लीट होगा, यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। 5000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज हमने आपको प्रोवाइड करने हैं, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। ये बैच ऑलरेडी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, अभी भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसकी फीस सिर्फ 3000 है। ओके, 3000 इसकी फीस है। 3000 में आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और अपना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम क्लियर करने की तैयारी कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा और कुछ डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको नंबर गिवन है, उस नंबर पे कॉल करिए और आपको वहां पे सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी जो भी आप जानना चाहते हैं। तो चलिए, और अगर आप सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो वो भी हमने लॉन्च कर दी है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज होगी जिसमें कि हमारे 10 प्री और 10 मेंस के पेपर होंगे। टाइमर के साथ पेपर होगा, बिल्कुल जैसा आपके पेपर में ओरिजिनली आपका एग्जाम होना है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको दिए होंगे विद शॉर्ट ट्रिक, और आपका हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो भी कवर होगा। और ये स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल 2024 से। और इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 299 है, यानी 500 से हमने कम कर दिया है प्राइस। और अब ये कोर्स जो है, ये टेस्ट सीरीज जो है, ये आप सिर्फ 299 में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इस बैच को परचेज करते हैं तो इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी। ओके, तो अगर आपने अभी भी आपको लगता है कि हम कहीं लेट तो नहीं हो गए हैं, अभी भी टाइम है, फटाफट से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं अगर आप दिन रात एक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला सवाल देखिए आपके सामने है, करिए इसको एक बार ट्राई। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन को एक बार। उसने आपको क्या बोला है यहाँ पर कि 8 पीपल है, ठीक है, जिनका नाम उसने बता दिया ABCDEFGH। दे वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग ईयर्स में बॉर्न है, वो भी उन्होंने मेंशन किया है। 82, 84, 87, 90, 91, 96, 2001 और 2008। और उन्होंने बोला कि आपको ना एक बेस ईयर लेना है 2021। बेस ईयर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एज की बात हो रही है, और अगर एज की बात हो रही है तो हमें बेस ईयर लेना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो उसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड डी इज 12। ठीक है, अच्छा हम क्यों ना ईयर्स को लिख लें सीक्वेंस में, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो सबसे पहले 1982, उसके बाद 1984, 1987, ओके, 1990, नेक्स्ट आपका 91, उसके बाद आपका 96, देन आपका 2001 और उसके बाद आपका 2008। ये है आपके सारे के सारे ईयर्स। इनकी एज अगर हम देखें, क्योंकि हमने बेस ईयर क्या लेना है 2021, जो 2008 में बॉर्न है उसकी 2021 में क्या उम्र होगी, जो 2001 में बॉर्न है उसकी 2021 में क्या उम्र होगी, ये हमें सारा लिखना पड़ेगा। तो इसकी एज बनती है 13 ईयर्स। 2008 में जो बॉर्न है वो 2021 में 13 साल का होगा। जो 2001 में बॉर्न है वो 2021 में 20 सालों का होगा।
ठीक है, बट वो कौन है ये हमें नहीं पता। ओके, तो इस तरह से एक बार एज लिख लीजिए और जरा ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आप इसको कर पाते हैं जल्दी से करो इसको ट्राई। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देगा। हाँ जी, करो सॉल्व। चलिए जल्दी से करिए इसको सॉल्व। ओके, तो चलो 96 में जो बॉर्न है उसकी एज कितनी होगी? 2000 हमें 21 में बताना है, तो 96 में जो बॉर्न है उसकी एक एज होगी 25 ईयर्स। ओके, ये आपका कितना होगा? ये होगा आपका 30 ईयर्स। 1990 में जो बॉर्न है ये आपका कितना होगा? 31 ईयर्स, करेक्ट। उसके बाद आपका 34 ईयर्स, 37, ओके, और उसके बाद ये आपका 39। तो इस तरह से हमने सभी की एज जो है वो लिख ली है, करेक्ट। सभी की एजेस जो है वो हमारे सामने ही है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बाकी का जो डाटा बचा हुआ है उसको अब हमने यूज करना है और सॉल्व करना है अपने क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले उसने बोला डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बी एंड डी इज 12। बी और डी की एज का डिफरेंस है 12। एक बात समझो, आप यहीं पे देखो कौन सी एजेस का डिफरेंस 12 हो सकता है। 39 में अगर मैं 12 माइनस करूं तो कितना आता है? 27। 27 की एज किसी की नहीं है ना। 37 में अगर मैं 12 माइनस करूं कितना आता है? 25। तो यानी कि 84 और 96, या तो देखो बी एल्डर है डी से, बी बड़ा है डी से, तो या तो आपका केस क्या बन रहा है कि बी जो है वो 37 एज का हो यानी 84 बॉर्न हो, और डी जो है उसमें अगर आप -12 करते हैं तो 25 की एज आती है जो कि 96 है। तो या तो बी और डी का ये डाउट बन रहा है कि ये दोनों बी और डी इस ईयर के बॉर्न हो। उसने खुद ही बोला कि बी इज एल्डर देन डी, साफ साफ उसने खुद ही बोल दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? 87 वाले में 34 में अगर मैं -12 करूं तो 22 आता है, 22 की एज नहीं है। इसमें अगर मैं -12 करूं, हाँ जी, 31 में -12 अगर मैं करूं तो वो वाली एज भी नहीं है आपकी, है ना। आपको नहीं दिया हुआ 19 की एज। 30 में -12 करूं, 18 नहीं दिया हुआ। 25 में अगर मैं -12 करूं तो 13 होता है। तो ये देखो ये दोनों भी बन गए आपके 25 और 13, यानी कि ये भी हो सकता है कि बी जो है वो 96 बॉर्न है और डी जो है वो 13 की एज यानी 2008 बॉर्न है। तो ये दो डाउट्स आ रहे हैं हमारे किसके लिए? बी और डी के लिए। तो चलो फिर पॉसिबिलिटी बनाते हैं, कोई बात नहीं। या तो बी 1984 में बॉर्न है, और अगर ऐसा होगा तो डी जो है वो 96 बॉर्न होगा। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी, या फिर बी जो है वो 96 में बॉर्न है और फिर डी जो है वो 2008 में बॉर्न होगा। ओके, तो ये दो पॉसिबिलिटीज आपकी बनी है। उसके बाद 2 पीपल वर बॉर्न बिटवीन बी एंड जी। अब जहां पर बी है उसकी दो जगह छोड़ के आपने जी को लिखना है, ठीक है। तो 2 पीपल वर बॉर्न बिटवीन, दो जगह छोड़ के यहाँ पे जी आएगा, और अगर बी यहाँ पर है तो उसकी दो जगह छोड़कर आप यहाँ पर जी को लिखेंगे। ओके, डन। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि सम ऑफ एजेस ऑफ जी एंड सी इज 64। ये काफी हेल्प करेगा आपकी कि जी और सी की एजेस का सम कितना है? 64 है। तो यहाँ पे जी की एज कितनी है? 34, है ना। तो 34 में अगर आप 64 माइनस करते हो तो कितना आता है? 30 आता है ना। 34 में क्योंकि दोनों की सम है 64, तो 34 में अगर आप 64 माइनस करते हो, क्यों माइनस किया? क्योंकि जी प्लस सी उसने बोला है 64 होगा। तो अगर यहाँ पे G की एज 34 है तो C कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। C को हमने यहाँ लिखा, और अगर G की एज 30 है
तो यहाँ पे C कितना हो जाएगा 34, है ना। 64 माइनस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा 34, जिससे हमारा G और C सेट हो गया। उसके बाद उसने बोला डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ C एंड H इज 5। C और H की एज का डिफरेंस कितना है 5 है। तो C और H का डिफरेंस अगर 5 उसने आपको दिया है, दैट मीन्स देखो 34 की एज है, इसमें अगर मैं -5 करूं या +5 करूं, दोनों चलेंगे ना। तो अगर मैं -5 करूं तो 29 आता है, 29 की एज नहीं है। और इसमें अगर मैं +5 करूं तो 39 आता है, तो H यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे C 30 है, इसमें अगर मैं -5 करूं तो 25 ऑक्यूपाइड है, और अगर मैं इसमें +5 करूं तो वो वाला तो केस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी जो है आपकी गलत है। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, उसके बाद अब देखो एक पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, ये जो 5 मतलब दोनों का सम सॉरी डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ C एंड H 5 है, इस पॉइंट से हमारी एक पॉसिबिलिटी हो गई गलत। उसके बाद उसने बोला एज ऑफ A इज एन इवन नंबर, A की एज जो है वो इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन है, ये ऑड है। तो बस A की एज अगर इवन नंबर है तो A इधर आएगा, और E was born after 1990, 1990 के बाद E born हुआ है, तो E को हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर यहाँ पे हाँ जी A की पर्सन बचा है, कौन है देखो, A हो चुका है, B हो चुका है, C हो चुका है, D हो चुका है, E हो चुका है, F नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा कौन आएगा, F आएगा। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। ओके, चलो अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो हमको सॉल्व करने हैं, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। हाँ जी, हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न बिटवीन G एंड E। हाँ जी, G और E के बीच में कितने लोग बॉर्न है। तो आप अपना सोल्यूशन देखिए कि G और E के बीच में कितने लोग बॉर्न है। देखिए 2 लोग हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। बी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी करिए ट्राई। हाउ मेनी पीपल वर बॉर्न आफ्टर F। उसका कहना है कि कितने लोग हैं जो कि F के बाद बॉर्न है। हाँ जी बताइए जल्दी से। F के बाद आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 लोग हैं जो कि F के बाद बॉर्न है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, E was born in which of the following year। E जो है वो कब का बॉर्न है, तो आपको अपना सोल्यूशन देखना पड़ेगा। करिए इसको ट्राई। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। हाँ जी, E was born in which year। E का आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, 2008 बॉर्न है। E जो है वो 2008 का बॉर्न है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी अब आपको ना ऑड वन आउट बताना है। ऑड वन आउट मतलब कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। इन 5 में से 4 जो है वो एक जैसे हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आपने बताना है कि कौन है जो कि उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। ओके, तो चलो देखो HFDEA चेक करते हैं। HFDEA कहाँ पे, HFDEA। चलिए इनमें ऑड वन आउट क्या है, इसकी एज है 39, इसकी एज है 31, इसकी एज है 25, इसकी एज है 20 और इसकी एज है 13। तो अगर मैं देखूं सिर्फ A है जिसकी इवन नंबर में एज है, बाकी सभी की एज जो है वो ऑड नंबर में है, तो आंसर इसका क्या होगा, हाँ जी ए आएगा आपका आंसर, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ई में। ई ऑप्शन है आपका आंसर। ओके, चलिए व्हाट इज द एज ऑफ एफ। एफ की एज कितनी है, हाँ जी चेक कर सकते हैं आप। एफ जहां पर आ रहा है उसकी एज कितनी है, 31 है। तो एफ की एज जो है वो कितनी बन रही है, 31। ओके, तो वो हमें ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ, तो ये होगा नन ऑफ दीज। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि हमें ना
जब इन ऐसे से क्वेश्चन मिलेंगे, हल्की सी कैलकुलेशन होगी, हल्की सी पजल होगी, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं कि अलग अलग चीजों के कंसेप्ट मिलाकर आपका एक सवाल बनता है। ओके, तो चलो एक तो ये वाली पजल आज हमने करी है, एक और पजल करेंगे आज। हाँ जी, ये लीजिए, ये है आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। करो जरा इसको ट्राई। हाँ जी, देखिए इसका आंसर आपके हिसाब से क्या बनेगा। उसने बोला है कि 6 लोग हैं, वो शूज उन्होंने बाय किए हैं ऑन 3 डिफरेंट डेट्स। डेट्स उन्होंने बताई है, 4th है, 11th है और 20th है, इन 2 डिफरेंट मंथ्स। मंथ्स उसने बताए हैं अप्रैल है और जुलाई है, और आगे आपको डाटा दिया हुआ है। चलो करो इसको सॉल्व। हाँ जी, चलिए डाटा उसने आपको दिया हुआ है, देखो इसको ट्राई करके आपके हिसाब से आंसर क्या बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, आप देख सकते हैं कि 3 डेट्स है और कितने मंथ्स है, 3 ही मंथ्स है, सॉरी 2 मंथ्स है, तो लोग टोटल दिए हुए 6। तो हमारी जो डेट्स बनेंगी वो क्या है, 4 अप्रैल है ना, 11th अप्रैल, और उसके बाद 20th अप्रैल, उसके बाद 4 जुलाई, 11 जुलाई, और उसके बाद 20th जुलाई। हाँ जी, ओके करिए सॉल्व, देखिए इसको सॉल्व करके आंसर क्या बनता है आपका। ओके, तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन की। हाँ जी, सबसे पहले तो आप देखिए उसने जो आपको डाटा दी है कि Z बॉट द शूज बिफोर F, Z ने F से पहले शूज बाय किए। X बॉट द शूज बिफोर V, X ने शूज जो है V से बिफोर बाय किए। F बॉट द शूज ऑन द 20th, F ने 20th को बाय किए हैं, तो 20th 2 है, या तो वो अप्रैल है और या फिर वो F जो है वो जुलाई है। ओके, उसके बाद उसने आपको बोला, हाँ जी, F के बारे में देखो, 3 पीपल बॉट द शूज बिटवीन F एंड V। F और V के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब अगर F यहाँ आ रहा है तो 3 जगह छोड़ के नीचे V नहीं आ सकता और ऊपर तो जगह ही नहीं है, तो ये F की 3 जगह छोड़ के कौन आएगा, V आएगा। तो यहाँ पे आपका ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई गलत।
उसके बाद उसने आपको क्या बोला, देखो वी हो गया, ये एक लाइन है कि एक्स बॉट द शूज बिफोर वी, एक्स जो है वो वी से बिफोर है, तो चलो एक ही जगह थी वी से बिफोर में, वहां पे हमने किसको लिख दिया, एक्स को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने आपको बोला है कि ओ बॉट द शूज इमीडिएटली आफ्टर क्यू, ओ जो है वो इमीडिएटली आफ्टर क्यू है इन द सेम मंथ। अब सेम मंथ में देखिए यहाँ पे तो 20th अप्रैल बचा है, तो ये जुलाई वाला देखो यहाँ पे ओ और क्यू दिया हुआ है आपको, यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा अब अल्टीमेटली क्या रह गया, देखो जेड रह गया, और जेड जो है वो बिफोर एफ है, तो जेड को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो बाकी सारे में देखो मतलब और कोई डाउट हमें आया नहीं, बहुत क्लियरली ये क्वेश्चन हमारा जो है इजीली सॉल्व हो गया। सो आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले तो उसने आपसे पूछा कि हु बॉट द शूज फर्स्ट, सबसे पहले शूज किसने बाय किए हैं। तो सबसे पहले जो शूज बाय कर रहा है वो कौन है, हाँ जी सबसे पहले किसने बाय किए हैं, एक्स ने बाय किए हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्स। ओके अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बॉट द शूज इमीडिएटली आफ्टर वी, वी के एकदम बाद किसने शूज बाय किए, हाँ जी इमीडिएटली आफ्टर वी उसने पूछा, तो वी के एकदम बाद जो है किसने शूज बाय किए हैं, जेड ने बाय किए हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके तो बस सिंपल सॉल्यूशन एक बार बन जाए ना, तो आगे जो क्वेश्चंस है वो हमें बस सॉल्यूशन देख के बताने हैं, तो आंसर हमारा फटाफट आ जाता है। अगला हु बॉट द शूज ऑन 11th, हाँ जी उसका पूछना है कि 11th को शूज किसने बाय किए हैं, तो चलिए देखिए अपना सॉल्यूशन, 11th को किसने शूज बाय किए हैं, चलिए बच्चे देखिए सभी के सभी 11th को शूज किसने बाय किए हैं बताइए। 11 अप्रैल में है वी और 11 जुलाई में है ओ, तो आंसर इसका क्या होगा, वी एंड ओ। ओके वी और ओ आपका आंसर है जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, ए ऑप्शन है इसका आंसर। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ जी आपको यहां बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ओ बॉट द शूज बिफोर एक्स, क्या ओ ने शूज जो है एक्स से पहले बाय किए हैं, चेक करना पड़ेगा। ओ ने एक्स से पहले नहीं एक्स के बाद किए, यहाँ सोल्यूशन ही लिख लेते हैं एक्स वी जेड क्यू ओ एफ। हाँ जी तो पहला तो हो गया गलत। उसके बाद क्यू बॉट द शूज इमीडिएटली आफ्टर जेड, क्यू इमीडिएटली आफ्टर जेड है, ये बिल्कुल सही है, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। एफ ने शूज जो है वो अप्रैल में बाय किए हैं, वो तो वैसे ही गलत है, आंसर तो आ गया बट फिर भी मैं चलो आपको दिखा रही हूँ, 2 people bought the shoes before वी, नहीं वी से पहले केवल एक ही व्यक्ति है, तो आंसर इसका क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी बनता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अब हमने ना कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर डिस्कशन करनी है। देखो कोडिंग डिकोडिंग के भी सवाल आपके पेपर में आते हैं। अभी तक तो मैंने देखो 2 पजल्स आपके साथ डिस्कस करी थी, एक तो आसान थी जो अभी वाली हमने डिस्कस की वो तो आसान है, और एक जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी वो मॉडरेट लेवल की थी। तो ऐसे ही हम सेशंस आपके लिए लेके आते हैं कि कभी इजी लेवल कभी हाई लेवल, इस तरह से हम मिक्स मैच करके आपको इन सेशंस में एक अच्छी सी रिवीजन जो है वो करवा देते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ओके तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ना, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आ सकता है बट प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो उसने आपको क्या बोला, देखो एक कोडिंग लैंग्वेज में वो कह रहा है कि वेल्थ सिक्योर मूवी और क्रिएट का आंसर है ये। ओके रूरल सिक्योर मूवी और मनी का आंसर है ये, क्रिएट कॉइन रूरल और इकोनॉमी का आंसर है ये, मूवी रिप्लेस कॉइन और हैप्पी का आंसर है ये। तो उसने आपसे पूछा कि बताइए व्हाट इज द कोड फॉर रिप्लेस,
हाँ जी, रिप्लेस वर्ड का कोड क्या है ये उसने आपसे पूछा। तो चलिए, रिप्लेस वर्ड हमें मिल कहाँ पे रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, रिप्लेस हमें फर्स्ट में नहीं दिया है ना, सेकंड में नहीं दिया, थर्ड में नहीं दिया, फोर्थ में दिया हुआ है। रिप्लेस वर्ड जो है वो हमें कहाँ मिल रहा है, फोर्थ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब रिप्लेस का जो आंसर होगा वो भी हमें कहाँ मिलेगा, फोर्थ में ही मिलेगा। ठीक है जी। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे फिर हम कि रिप्लेस का कोड क्या है। अब देखो, सिंपल सी एक बात हमें यहाँ फॉलो करनी होती है कि हमें जहां पे वर्ड मिलेगा वहीं पर उसका कोड होगा। तो रिप्लेस वर्ड अगर मुझे सिर्फ फोर्थ में मिल रहा है तो रिप्लेस का कोड जो है वो भी सिर्फ फोर्थ में ही होगा। तो चलिए, इनमें से कौन सा है जो सिर्फ फोर्थ में है। तो देखो, जीटी तो ऊपर भी आ रहा है, रिप्लेस का कोड जीटी हो ही नहीं सकता। उसके बाद XZ जो है वो भी आप देख सकते हैं कि वो ऊपर भी ऊपर नहीं है, तो XZ जो है वो रिप्लेस का कोड हो सकता है। अच्छा, LO देखो ऊपर कहीं है, LO भी नहीं है। और देखो KS है, हाँ जी, GT तो आपका आंसर नहीं हो सकता। KS देखो ऊपर कहीं पे है, KS तो है, तो KS भी आपका आंसर नहीं होगा। क्योंकि मतलब यह है कि वर्ड अगर मुझे सिर्फ यहाँ दिया हुआ है तो इसका कोड जो है वो भी मुझे सिर्फ यहाँ पे दिया हो। तो अगर आप ऊपर चेक कर रहे हो, XZ भी आपको कहीं नहीं दिया हुआ, और LO जो है ये भी ऊपर आपको कहीं पर गिवन नहीं है। ओके, तो चलिए इसका आंसर अब आपका क्या बनेगा। चलिए देखिए एक बार इसका आंसर आप सभी के हिसाब से क्या बनता है। तो आंसर इसका है इन दोनों में डाउट, बट क्योंकि हमें इधर और का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो हम मार्क करेंगे ई ऑप्शन, यानी कि कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड है हमारा सही जवाब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा सा ही अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट मनी इज सिक्योर। हाँ जी, करिए इसको ट्राई, देखिए जरा सॉल्व करके इसका आंसर आपके हिसाब से क्या बनेगा। हाँ जी, अब हम एक एक वर्ड को डिकोड हमें करना पड़ेगा। एक हमें दिया हुआ है मनी, इज और सिक्योर, ये तीन हमें दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मनी को डिकोड करते हैं। फर्स्ट में देखो मनी वर्ड हमें नहीं दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ है, थर्ड में भी मनी वर्ड नहीं दिया हुआ, फोर्थ में भी नहीं दिया हुआ। तो मनी का कोड इनमें से कोई एक है। तो देखो IR नीचे दिया है तो ये तो हो नहीं सकता, KS भी नीचे दिया है ये भी नहीं हो सकता, है ना। FU ऊपर नीचे देखो कहीं नहीं दिया हुआ, LP देखो ऊपर दिया हुआ है ये भी नहीं हो सकता। तो मनी का कोड हो गया कंफर्म, जो कि क्या है, FU, है ना। क्योंकि मनी शब्द ही अगर आपको एक बार दिया था तो मनी शब्द का जो कोड है वो भी हमें एक ही बार दिया होगा। ओके, चलो उसके बाद इज का कोड क्या होगा। हाँ जी, यहाँ पे आपको दिया हुआ देखो, यहाँ पे इज वर्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी ये कोई एक नया कोड आएगा। तो चलो अब इसमें आगे देखते हैं। सिक्योर, इसका तो कोई नया कोड बनता है, सिक्योर का क्या है इसका तो हमें नहीं पता। सिक्योर वर्ड हमें कहाँ मिला, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में है, सेकंड स्टेटमेंट में है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन है वो सिक्योर का कोड है। तो ये देखो LP फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है, PK फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है, KS फर्स्ट में भी और सेकंड में भी है, ST फर्स्ट में है बट सेकंड में नहीं है। तो अब इससे हमने क्या समझना है कि देखो अब जब एक से ज्यादा आ रहा है ना तो हम देखेंगे कहाँ पे नहीं है, क्योंकि सिक्योर वर्ड मुझे फर्स्ट और सेकंड में मिल रहा है तो सिक्योर का कोड फर्स्ट और सेकंड में होगा और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में होगा। तो चलिए कौन सा कोड है जो कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में है, तो वो देखिए नीचे कहीं KS या आपको LP तो नहीं मिल रहा, तो ये देखो KS तो इधर भी है, तो मतलब अब हमें श्योर हो गया कि इसका आंसर जो है वो क्या है, LP है। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि FU और LP हमें किस ऑप्शन में दिया है,
तो ये देखो एफ यू और एलपी ये रहा, इसमें एफ यू है एलपी नहीं है, इसमें एलपी है एफ यू नहीं है, इसमें एफ यू है एलपी नहीं है, इसमें एफ यू और एलपी दोनों है। अब देखो ये जो तीसरा कोड है हमें देखना है, ये नया है तो मेरा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए एफ यू एलपी के साथ एस टी है, एस टी हमें देखिए यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है ना, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो बिल्कुल नया कोड चाहिए हमें, तो बस आंसर ई ऑप्शन होगा। देखो आर ई तो हमें कहीं भी नहीं दिया था और इसीलिए इसका जो वैलिड आंसर है वो बनेगा आर ई, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने आपसे पूछा कि पीके इज द कोड फॉर, हाँ जी पीके किसका कोड है, करो इसको ट्राई, जल्दी से देखिए पीके किसका कोड है। हाँ जी, पीके इज द कोड फॉर। अब पीके फर्स्ट में दिया है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में दिया है, फोर्थ में नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड में जो कॉमन होगा वर्ड वो है पीके उसका कोड। तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है, देखो वेल्थ इसमें है इसमें नहीं है, सिक्योर इसमें है इसमें नहीं है, मूवी यहां पर है यहां नहीं है, क्रिएट वर्ड दोनों में आ रहा है, तो आंसर इसका क्या बनता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिएट। ओके, क्रिएट है इसका आंसर, तो ये इजीली हमें पता लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर वेल्थ। हाँ जी ट्राई करिए अब एक बार, व्हाट इज द कोड फॉर वेल्थ। तो देखो वेल्थ शब्द हमें कहां पे दिया है, वेल्थ शब्द हमें फर्स्ट में गिवन है, सेकंड में गिवन नहीं है, थर्ड में भी गिवन नहीं है, फोर्थ में भी गिवन नहीं है, तो वेल्थ का कोड इनमें से कोई ऐसा एक कोड है जो आपको केवल एक ही बार दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एलपी नहीं हो सकता, पीके नहीं हो सकता, केएस नीचे दिए ये भी नहीं हो सकता, एसटी देखो नीचे कहीं नहीं दिया हुआ, तो बस फिर वेल्थ का कोड जो है वो क्या होगा, एसटी होगा। तो इनको सॉल्व करने की ना एक सिंपल टेक्निक होती है कि जहां पे हमें वर्ड मिलेगा वहीं पर उसका कोड मिलेगा, और सिंपल सी बात हमें फॉलो करनी होती है कि जहां वर्ड है वहां कोड है, जहां वर्ड नहीं है वहां कोड भी नहीं है, और इस कंसेप्ट से हमें हमारा आंसर मिल जाता है। कई बार आपसे वो सिंगल वर्ड का कोड पूछता है और कई बार आपसे एक स्टेटमेंट दे देगा और उस स्टेटमेंट को डी कोड करने को बोलेगा। और इनको सॉल्व करते हुए ध्यान रखा करो, अगर वो बोलता है मे का मतलब होता है कि वो आपसे पक्के वाला आंसर नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि हो सकता है, ठीक है। और अगर वो पूछे मस्ट तो उसका मतलब है कि वो आपसे गारंटी वाला पूछ रहा है कि 100% है, तो इन दोनों में फर्क समझ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कॉइन रूरल सिक्योर। ओके, कॉइन रूरल सिक्योर, करो इसको ट्राई, देखो इसको सॉल्व करके आंसर क्या बनता है आपका।
चलो, तो देखो इसमें उसने पूछा आपसे कॉइन रूरल सिक्योर, तो एक एक वर्ड को हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो कॉइन किधर है देखिए, हाँ जी, कॉइन शब्द आपको फर्स्ट में गिवन नहीं है, सेकंड में गिवन नहीं है, थर्ड और फोर्थ में गिवन है। तो कॉइन का कोड क्या होगा जो इन दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो जीटी कॉमन है, आर तो नीचे आ नहीं रहा, जी भी नीचे नहीं आ रहा, पी के नीचे नहीं आ रहा, तो कॉइन का तो कंफर्म हो गया कि आंसर में जीटी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा रूरल का क्या है, कॉइन का तो पता लग गया जीटी आएगा, रूरल कहाँ पे दिया है, देखो रूरल हमें फर्स्ट में नहीं दिया, सेकंड में दिया है, थर्ड में दिया है, फोर्थ में नहीं दिया। तो सेकंड और थर्ड में जो कॉमन है वो रूरल का कोड है। तो सेकंड और थर्ड में देखिए आईआर आपका दोनों में आ रहा है ना, केएस ऊपर है नीचे नहीं है, एफयू ऊपर है नीचे नहीं है, एलपी ऊपर है नीचे नहीं है, तो रूरल का आंसर क्या होगा, आईआर होगा। सिक्योर क्या है, हाँ जी सिक्योर आपको फर्स्ट में गिवन है, हाँ जी सिक्योर फर्स्ट में दिया है, सेकंड में दिया है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड में आपको सिक्योर दिया हुआ है, तो चलिए फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एलपी कॉमन है, पीके नहीं है, केएसपी कॉमन आ रहा है और एसटी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो जब एक से ज्यादा आता है ना, जब डाउट आता है हमें, तो हम देखते हैं कि सिक्योर फर्स्ट और सेकंड में था, थर्ड और फोर्थ में नहीं था। तो एलपी और केएस में से कोई थर्ड और फोर्थ में तो नहीं दिया हुआ, तो केएस दिया हुआ है, तो मतलब केएस तो नहीं आंसर है, एलपी आपका आंसर है, तो ये होगा एलपी। तो हमें इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, तो देखिए जीटी, आईआर और एलपी हमें ए ऑप्शन में मिल रहा है। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने आंसर तो आ गया बट जीटी पहले आएगा वहां बाद में लिखा है, तो बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मेन क्वेश्चन ही जम्बल्ड है। आपके क्वेश्चन में ही जो इंफॉर्मेशन दी है वहां सेंटेंस का कोड फिक्स्ड थोड़ा है, वो जम्बल्ड है, आगे पीछे ही लिखे हैं। तो जब क्वेश्चन में जिसको हम फॉलो करके आंसर दे रहे हैं उसमें जम्बल्ड है, तो आंसर भी तो हमें जम्बल्ड ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर। ओके, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो बनता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का भी जो क्वेश्चन मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है वो एक इंपॉर्टेंट सवाल था। अब जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वो ये अगला सवाल। आज का सेशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्री के ना कुछ कंफर्म्ड क्वेश्चंस है जो मैं आपको आज के सेशन में करवा रही हूँ। प्री में आपका ये कोडिंग डिकोडिंग का जरूर आता है, बिल्कुल जैसा अभी हमने किया है। प्री में आपकी पजल जरूर आती है, और जैसी 2 पजल्स हमने की है बिल्कुल वैसी सी कोई पजल आपको जरूर मिलेगी। एक ये हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स का क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, कितने पेयर ऑफ लेटर्स है इस वर्ड में। वर्ड का नाम क्या है, प्रिडिक्शन। ओके, वर्ड का नाम है प्रिडिक्शन। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रिडिक्शन, ईच ऑफ विच हैव as many letters between them in the word as they have between them in the English alphabetical series। वो कह रहा है कि इसमें कितने पेयर ऑफ लेटर्स बनेंगे जिनके बीच में, ठीक है, जिनके बीच में इस वर्ड में उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितने की आपके ए बी सी डी ई वाली सीरीज में होते हैं, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। ओके, तो पी आपका होगा 16, R18, E5, D4, I9, C3, T20, I9, O15 और N14। ओके, तो P की पोजीशन 16 है ना, तो 16 हमने ना यहाँ से काउंटिंग बोलनी है, जहां पे बोला हुआ नंबर और लिखा हुआ नंबर मैच करेगा वहां पर आपका पेयर बनेगा। तो ये 16 है ना, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा। आगे देखो 22 छोटे नंबर्स है, आर के साथ देखते हैं, दोनों तरह देखना है। 18, 19 नहीं लिखा, 18, 19, 20, 21 छोटे नंबर्स है। 5, 6, 7 नहीं बन रहा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। ये 4 और 5 का बन गया।
मतलब वैसे भी डी के बाद ई आता है और इसमें भी डी और ई एक साथ दिए हैं। 4 5 6 7 नहीं बन रहा। 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा। 9 10 11 12 13 14 9 और 14 का पेयर बन गया। 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 T20 है, दोनों तरफ कम आ रहा है। I9 है, 9 10 11 12 13 14 15 16 9 और 16 का पेयर बन गया। देखो 9 10 11 नहीं बन रहा। और एक बात बताऊं, आगे चाहे आप चेक भी मत करो बट मैं आपको पूरा करवा देती हूँ। उसके बाद 15 16 17 18 19 20 छोटे नंबर्स है, नहीं बन रहा। ओके, और 15 16 नहीं बन रहा। 14 15 ये लो चौथा पेयर। और जैसे ही मेरे 4 पेयर बने मैं वहीं रुक जाऊंगी और आंसर में मार्क कर दूंगी मोर देन 3, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 से ज्यादा पेयर बन रहे हैं। 4 पेयर मोर देन 3। अब 4 बने, 5 बने, 6 बने, आंसर हमारा यही है, मोर देन 3। ओके, सो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये भी आपका इक्वेशन कोडिंग डिकोडिंग का ये एक सवाल है, बट ये 1 मार्क का आता है। मतलब जो 5 मार्क्स का मैंने डिस्कस किया वो भी आता है और ऐसा सा भी आता है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल उसने आपको दिया है कि न सर्टेन कोड रूममेट इज कोडेड एज NPPSFUBN। ओके, तो चलिए करिए इसको ट्राई जरा। हाँ जी, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, और जब आपको ये रूल समझ आएगा तभी आप इस वर्ड को सॉल्व कर पाएंगे, जिस वर्ड का नाम क्या है, स्क्रैबल। ओके, हाँ जी, देखो इसका आंसर क्या बनेगा आपके हिसाब से। तो देखो नियर आर से एन तो बहुत दूर है। आर से देखो एस इधर की तरफ लिखा हुआ है, आर से एस कैसे आता है, +1। तो इसका मतलब ये ओ से पी +1, ओ से पी आपका +1 और एम से एन आपका +1। आगे देखिए एम से एन आपका +1, ए से बी आपका +1, टी से यू आपका +1, ई से एफ आपका +1। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि शुरू के 4 अल्फाबेट्स में हमने +1 किया और रिवर्स किया, और फिर लास्ट के 4 अल्फाबेट्स में भी हमने +1 किया और रिवर्स किया। ओके, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। अब ये +1 अगर हमें करना है तो ये S में +1 करेंगे तो कितना आएगा, T। C में +1 करेंगे तो कितना आएगा, D। R में +1 करेंगे तो कितना आएगा, S। A में +1 करेंगे तो कितना आएगा, B। ओके, अच्छा इसके बाद यहाँ देखो B में +1 करोगे तो कितना आएगा, C। इसमें भी +1 करोगे तो C, क्योंकि बिल्कुल सेम रूल हम फॉलो कर रहे हैं ना। तो ये भी C हो गया, ये भी C हो गया, L O और E में +1 F। तो ये चेक करते हैं, सॉरी L के बाद M आता है, यहाँ पे M आएगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। हमारा आंसर है BS DT FM CC। ओके, BS D और उसके बाद T। तो ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर C में, यानी C ऑप्शन है हमारा सही जवाब। ओके, चलो तो अब ये क्वेश्चन है आपका आज का होमवर्क, जो आप सभी ने ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपके हिसाब से इस सवाल का आंसर क्या होगा। ओके,
और इसी के साथ आपका आज का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप सबको आज हमने जितने भी क्वेश्चन या जितने भी कंसेप्ट्स कवर किए हैं वो सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में इसी तरह से मैं रीजनिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया, लाइक जरूर करना, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।